हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। हम इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी यात्रा का परिणाम है। आज हम जिस इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो किसी एक मात्र घटना के स्वरूप नहीं प्राप्त हुई, बल्कि वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से विकसित हुई है। अगर हम आज के मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एंशियंट इंडिया की छाप दिखाई देती है। तो अगर हमें इसको अच्छे से समझना है, पूरी अर्थव्यवस्था को समझना है, तो हमें इस पूरी जर्नी को जानना होगा और इसी जर्नी को हम अपने इस वीडियो के थ्रू समझ रहे हैं। अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी को 5 टाइम जोन में डिवाइड किया है, जिसमें एक जो पहला टाइम जोन है वो प्री कॉलोनियल एरा है। दूसरा टाइम जोन जो था वो हमारा कॉलोनियल एरा है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हम शासित हो रहे थे या शोषित हो रहे थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और तीसरा टाइम पीरियड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड हम जिसको कहते हैं, जो 1947 के बाद शुरू हुआ। ये हम पहलू जान चुके थे या हमने पुरानी वीडियो में इनके बारे में समझा था। आइए एक बार पुरानी क्लास को हम रिवाइज कर लें, ताकि आज की जो हम क्लास पढ़ेंगे उसके साथ हम पुरानी क्लास को लिंक कर सकें और उस लिंक करने के बाद हमारी क्लास की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेरा पढ़ाने का हमेशा जो अप्रोच होता है उसमें सबसे बेसिक चीज ये होती है कि आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ने को एंजॉय करते हो तो पढ़ाई आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है और वो चीज फिर आपके आंसर में, आपके ऐसे में, आपके इंटरव्यू में बिना किसी एफर्ट के दिखने लगता है। तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पढ़ाई की। और सबसे मेन चीज है कि आउटकम बेस्ड पढ़ाई होती है, अर्थात हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा कि इस टाइम पीरियड के पहले सपोज करिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से लेके इस टाइम पीरियड तक भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, हम पहले उसको जानते हैं। हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस एक बार आपको रिवाइज करा रहे कि इस समय हम कहा करते थे कि इंडिया या भारत एक सोने की चिड़िया है, अर्थात गोल्डन बर्ड। और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था, गोल्डन बर्ड का मतलब ये था कि हम एक सबसे समृद्ध देश थे, क्योंकि सोना भारत में समृद्ध का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। आप देखिए कि समाज में अगर हम सोने चांदी का यूज करते हैं, खासकर सोने का, तो अपनी समृद्धता को दिखाने के लिए, है ना। आप देखते होंगे कि कई लोग मोटी मोटी चैन पहनते हैं, है ना। आजकल तो ऐसी डिजाइन बन गई है कि उसमें सोना कम लेकिन वो ज़्यादा हैवी लगती हैं, तो हम दिखाना चाहते हैं अपनी समृद्धता। तो वही साइकोलॉजी है कि हम अब इंडिया को एज ए समृद्ध इकॉनमी दिखाना चाहते हैं, जो प्रॉस्पर इकॉनमी दिखाना चाहते हैं, तो हम उसे गोल्डन बर्ड बोलते थे। और हम उस समय समृद्ध थे भी, एक अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत समृद्ध था। और इसके संबंध में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, हमने जो बात की थी पहले भी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेडिसन, है ना, एंगस मेडिसन, इन्होंने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियल पर्सपेक्टिव। उस किताब में इन्होंने कहा कि जो भारत है वो कॉलोनियल एरा से पहले, अर्थात औपनिवेशिक काल से पहले आर्थिक रूप से काफी समृद्ध था। और उसके प्रति उन्होंने एक फैक्ट दिया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की इकोनॉमी में 25% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका 25% भारत से जुड़ा हुआ था, अर्थात भारत का रोल था वो 1/4 था विश्व में। सोचिए आप कि पूरे विश्व में जितनी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है या पूरे विश्व में जितना एसेट है उसका 1/4 भारत प्रोवाइड कर रहा है। इसको बड़े
मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में मत समझिए इसको, बस व्यवहार को या इसको महसूस करिए कि विश्व में जितनी संपत्ति का निर्माण हो रहा है या जितने गुड्स का निर्माण हो रहा है उसमें 25% भारत का योगदान है। अर्थात सप्लाई चेन में भारत वह भूमिका निभा रहा है जो आज के समय में चीन निभा रहा है। तो भारत इतना समृद्ध था, आप उसकी उपयोगिता को भी समझ सकते हैं। अब इस समय भारत का इंडस्ट्री सेक्टर मैंने आपको बताया, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर भी मैं बता चुका कि भारत में नहर की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, किसानों को लेकर राजाओं की नीति और हमारे जमीन की उत्पादकता, ये सब हमारे कृषि क्षेत्र को भी समृद्ध बनाती थी। और इस तरह भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था को देख रहा था। फिर आपको पता है कि इस टाइम पीरियड के बाद अंग्रेजों का शासन होता है और कॉलोनियल इरा शुरू होता है। अगर हम इस टाइम पीरियड को समझें, रिवाइज करने के मूड से, है ना, थोड़ी जल्दी होगा, तो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पीरियड में, जिसको हम कॉलोनियल इरा बोलते हैं, बेसिकली हम एक्सप्लॉइट हो रहे थे, अर्थात हमारा शोषण हो रहा था। आपको पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका यह टारगेट था कि भारत से, इंडिया से ज्यादा कच्चा माल और प्रीशियस मेटल ब्रिटेन में पहुंचे, अर्थात ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल और जो भी प्रीशियस मेटल हैं या जिसको आप कहते हो धन या संसाधन, वो ब्रिटेन पहुंचे। और साथ में ब्रिटेन से जो भी गुड्स बन रहे हैं वो इंडिया में बिके। और इसका ये मतलब था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, अर्थात ब्रिटेन में फैक्ट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी लगातार बढ़ती रहे और सामान भारत में बेचते रहें और भारत का पैसा ब्रिटेन में जाता रहे। और इसी को हम कहते हैं धन निकासी का सिद्धांत। आप एक नेशनलिस्ट इकोनॉमिस्ट को जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहासकार हैं, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि ब्रिटेन ऐसी नीतियों का निर्माण कर रहा है जिसके कारण हमारा धन, हमारे संसाधन ब्रिटेन में जा रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जो नीतियां थी उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा डूब गया, डिस्ट्रेस, बर्बाद हो गया। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वहां अकाल एक नॉर्मल बात हो गई और जिसमें लाखों लोग मरते थे। अकाल का देश भी आप कह सकते हो। आप जब पढ़ोगे तो हर समय आप देखोगे कि अकाल कहीं ना कहीं पढ़ता रहता था। जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वहां अकाल एक सामान्य बात हो गई। फिर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का सरकार के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, क्योंकि उनका इंटेंशन कभी भारत को अच्छा देश नहीं बनाना या भारत को डेवलपमेंट करना नहीं था। तो उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किया, तो एग्रीकल्चर पूरा डूब गया, बर्बाद हो गया और उसमें अकाल जैसी घटनाएं होने लगी। आपको बहुत सारे और भी फिनोमिना पता होंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। जैसे उन्होंने क्या किया कि डी इंडस्ट्रियलाइज किया, मतलब जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने धीरे धीरे करके बर्बाद कर दिया। हर देश ये चाहता है कि उसके यहां ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बढ़े, और इंडस्ट्री का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि किसी देश में जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा वहां उतने ही संपत्ति आएगी, उतना ही धन आएगा, या साधारण शब्दों में कहा जाए कि वहां उतनी ही समृद्धता होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और वो देश की जीडीपी बढ़ेगी जितना ज्यादा वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा। और इसी फिनोमिना को, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को, हम इंडस्ट्री कहते हैं। और आपको मैंने बताया कि भारत इसमें कॉलोनियल एरा के पहले काफी समृद्ध था, लेकिन इस टाइम पीरियड में
ब्रिटिश पॉलिसियां ऐसी थी कि उन्होंने हमारे देश की सारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। आपको अगर लगे कि उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए, कानून बनाए जो आपको देखने में अच्छे लग सकते हैं, पर उस सब का इंटेंशन कहीं ना कहीं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। उन्होंने जैसे रेलवे इस्टेब्लिश किया, पर रेलवे का जो रियल इंटेंशन था वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को बर्बाद करना ही था, या ये कहिए कि ब्रिटिश की इंडस्ट्री को प्रमोट करना था। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और जो लोग यहां से बेरोजगार हुए वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे गए, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बर्डन और बढ़ा और समस्याएं पैदा हुई, और इस तरह आप कह सकते हो कि पूरे भारत की इकोनॉमी एक बुरे दौर में फंस गई। और इसका उदाहरण है कि जो देश 25% की भूमिका निभा रहा था, 25% जिसका ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन था, अब वो केवल 3% हो गया या उससे भी कम हो गया। ये भी बात उसी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने बताई जिसकी अभी मैंने पहले चर्चा की। तो भारत 25% से 3% आ जाता है, और आप जब पढ़ोगे किताबें हिस्ट्री की तो आप देखोगे कि ब्रिटिश सरकार की ऐसी आर्थिक नीतियां थी जो भारत का कहीं ना कहीं शोषण करती थी। फिर हमारा देश आजाद होता है 1947 में, और हम एक नए इकोनॉमी को जनरेट करने जा रहे होते हैं। हम एक नए अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण कर रहे होते हैं। यह बात आपको भी पता है कि उस समय का बैकग्राउंड क्या है, मैं ये बता देता हूं। उस समय यूएसए एक ग्रुप को लीड कर रहा था, और एक जो ग्रुप था उसको यूएसएसआर लीड कर रहा था। यूएसए जिस ग्रुप को लीड कर रहा था, या एक ऐसा गुट जो यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा था, वो मानता था कि प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए, अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। और जिसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करता था और कहता था कि राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। मैंने पुरानी वीडियो में आपको बहुत सारे और भी फैक्टर बताए थे, जैसे इंडियन कल्चर का मध्यम मार्ग, नेहरू और गांधी का प्रभाव, 1929 का नकारात्मक प्रभाव, भारत में गरीबी, प्राइवेट सेक्टर का भारत में ना होना, इन सब कारण को ध्यान में रखते हुए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। और हमने बताया कि इंडिया का जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था उसका सोशलिस्ट अप्रोच ज्यादा था, कैपिटलिस्ट कम था। 1915 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस संविधान ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रक्रिया के संबंध में नियम निर्धारित नहीं किए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मुझे पढ़ाई करनी है और परीक्षा में पास होना है, तो पढ़ाई करना प्रक्रिया है और पास होना उसका रिजल्ट है। इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर और रिजल्ट, या प्रोसीजर को आप बोलते हो मीन्स और एंड। आपको पता होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केवल और केवल एंड या गोल के बारे में बात की और प्रोसीजर या मीन्स के बारे में बात नहीं की, अर्थात किस साधन का आप प्रयोग करेंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे आप रन करेंगे, इन संबंध में किसी भी तरह का दिशा निर्देशन नहीं दिया, बल्कि यह जरूर बताया कि हमें अल्टीमेट गोल क्या चाहिए। अब जैसे सपोज करिए एग्जाम की बात है कि मेरे घर वाले ये कहते हैं कि भाई तुम टॉप कर लेना, ये नहीं बताया कि रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना, वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। वैसे ही संविधान निर्माताओं ने भी किया, और ये कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता थी या उनकी विवेकशीलता थी। वो काफ़ी प्रूडेंट थे और उन्होंने बात समझा था कि अर्थव्यवस्था काफ़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चेंज आते रहते हैं और अर्थव्यवस्था को भी उसी के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी भी तरह की रिजिडिटी एक एनर्सिया पैदा कर देगी, एक समस्या पैदा कर देगी, और वो समस्या अच्छी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था के संबंध में सरकार को स्वतंत्र रखा,
बस साध्य के संबंध में उन्होंने कहा कि साध्य क्या होना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने कहा साध्य होना चाहिए न्याय, और इस न्याय में आर्थिक न्याय उन्होंने स्पेसिफिक कहा, और साथ में उन्होंने कहा समानता। जब आप संविधान का प्रियम्बल या डीपीएसपी देखेंगे, और डीपीएसपी में 38, 39, तो आप ये बात पाएंगे कि हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत के नागरिक का शोषण ना हो सके, क्योंकि 200 साल तक उन्होंने शोषण देखा था। वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो नागरिकों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सके और किसी भी तरह का शोषण ना हो सके। और अगर किसी भी समाज और राज्य में शोषण रोकना है, एक्सप्लॉयटेशन रोकना है, तो सबसे जरूरी है वहां असमानता को रोकना होगा, इनइक्वालिटी को रोकना होगा। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पे विशेष ध्यान दिया कि अर्थव्यवस्था का संकेंद्रण ना हो सके। अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक संसाधन मात्र कुछ लोगों के पास ना हो, बल्कि वो समानता के साथ वितरित हो, अर्थात उसका डिस्ट्रीब्यूशन न्यायपूर्ण हो। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट वो चाहते थे। और मैंने आपको जो बातें बताई उसको अगर आप डेमोक्रेसी के साथ जोड़ें, तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत है जो समानता पर आधारित है। और अब वाकई अगर हम एक लोकतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक समाज या एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी देना होगा इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी में, अर्थात हमें आर्थिक लोकतंत्र को स्टैब्लिश करना होगा। बिना आर्थिक लोकतंत्र के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शायद एक इल्यूजन है या भ्रम है। हमें इकोनॉमिकल डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सब्सटेंशियल फॉर्म में या वास्तविक रूप से आ पाएगी। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम एक अर्थव्यवस्था का निर्धारण कर रहे हैं। ये पुरानी क्लास को हमने रिवाइज कर लिया। हमने ये पढ़ा कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, और उस इकोनॉमी को हमने 5 ईयर प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट किया। इसके संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1950 और 1956, ये दो थे। और हमारा जो सबसे मेन काम था, या इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम जो करना चाहते थे, वो बेसिकली हमारा काम था कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे थे जो सेल्फ रिजिलियंट हो या सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की निर्माण करना चाहते थे जो किसी भी तरह की निर्भरता पे ना आधारित हो, क्योंकि हम ऑलरेडी 200 साल शोषण सह चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि हम किस पे निर्भर हो, हम सॉवरेंटी को एंजॉय करना चाहते थे। इसीलिए हम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते थे और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। और इसीलिए हमने ये जो डॉक्यूमेंट बनाए, हमने जो भी इकोनॉमिकल मॉडल बनाया, उसका सबसे मेन काम था कि हम सेल्फ रिजिलियंट और सेल्फ डिपेंडेंट हो, साथ में जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उसका इक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो, अर्थात जो भी अभी तक असमानता थी, उस असमानता के कारण जो भी शोषण हो रहा था वो सब खत्म हो, और एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बने, यहाँ पर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल फॉर्म में भी हो और इकोनॉमिकल फॉर्म में भी हो। हम कुछ ऐसा एक देश बनाना चाहते थे और हमने ये सब किया। आपको मैंने बताया कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड 1950 और 1956, जिसको आप औद्योगिक नीति बोलते हो, अगर इन दोनों के हम सार को समझें, इसेंस को समझें, तो इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा होगा, अर्थात सरकार का रोल ज़्यादा होगा। जितना भी देश का स्ट्रेटजिक रिसोर्स है या जो भी महत्वपूर्ण रिसोर्स है, उस सब पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार पब्लिक सेक्टर के थ्रू उनको मैनेज करेगी। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं डिफेंस, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन,
जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स थे वो सारे रिसोर्स पब्लिक सेक्टर के पास थे। अब आप कहोगे जो रिसोर्स यहां से बच गए वो रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर के पास आ गया, और कहा गया कि वो रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। आप मानिए कि ज्यादातर रिसोर्स यहां आए थे, जो थोड़ी बहुत बचे थे वो यहां रह गए, और प्राइवेट सेक्टर को भी उसने विभाजित किया और कहा कि कुछ रिसोर्स जो प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे वो केवल और केवल स्मॉल इंडस्ट्री के पास होंगे। अब आप फिर वही बात देखिए कि सरकार बार बार ये चाह रही है कि किसी भी तरह से भौतिक संसाधनों का कंसंट्रेशन या संकेंद्रण ना हो केवल कुछ लोगों के पास, अर्थात मोनोपोली ना हो। जितने ज्यादातर लोगों के पास पहुंच सकेंगे रिसोर्स, उतना ही किसी देश के लिए अच्छा होगा। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समावेशी विकास वो चाहते थे। और मैं बार बार आपको इसलिए ये सब बता रहा हूं कि हमें गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो तो पता ही होना चाहिए कि क्यों कर रही है, पर साथ में गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है। अगर आप किसी बात को वास्तव में समझना चाहते हो, वास्तव में उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हो, तो आपको वो घटना पता होनी चाहिए, उस घटना के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पता होने चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस घटना को करने के पीछे क्या इंटेंशन था। अगर मैं किसी घर के सामने खड़ा होकर रोज पक्षियों को दाना खिलाता हूं तो ये अच्छा है कि बुरा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है। अगर मेरा इंटेंशन वाकई पक्षियों को खाना खिलाना है तो ये तो फिर बहुत अच्छा काम है, लेकिन सपोज करो मेरा इंटेंशन कहीं निगरानी रखने का है, मैं कहीं जानकारी कलेक्ट कर रहा हूं, या मैं कोई गलत गतिविधि करने के लिए वहां सूचना इकट्ठा कर रहा हूं, तो सब खराब हो जाएगा। तो सारा खेल इंटेंशन का भी होता है। तो सरकार का इंटेंशन मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने जो रोल प्ले किया उसमें कुछ चीजें स्मॉल इंडस्ट्री के लिए रख दी सेफ, और एक जो बड़ा सेक्टर आप जानते हो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसकी बात हम धीरे धीरे आगे करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू सरकार ने जो संसाधनों का बंटवारा किया मैंने आपको वो बताया। पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से आपको पता है कि सरकार का ही है, सरकार के कंट्रोल में है, तो सारे निर्णय सरकार लेगी। पर इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेट के पास है, ऐसा नहीं। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के संबंध में भी लाइसेंस राज को स्थापित किया, अर्थात प्राइवेट के क्षेत्र में भी अगर आपको कुछ काम करना है तो सारी चीजें आपको सरकार से ही पूछनी पड़ेंगी। जैसे लाइसेंस का मतलब, अगर मैं कुर्सियों की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं तो मुझे सरकार से पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब सरकार इसकी परमिशन दे देगी कि हां आप कुर्सी लगा सकते हो, तो फिर मुझे जमीन अधिग्रहण, फिर मुझे पानी बिजली सभी से संबंधित परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है केवल लाइसेंस और परमिशन से काम चल जाएगा, फिर मुझे कितनी कीमत पे कुर्सियां बेचनी है, कितनी कुर्सियां बनानी है, किस राज्य में कितनी बेचनी है, कहां कितनी नहीं बेचनी, इन सब के मामले में भी मुझे कोटा डिसाइड होगा। अर्थात ये है लाइसेंस राज, जिसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा, रेगुलेटेड रहना पड़ेगा और कोटा सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो बड़ा कठिन था उस समय, और ये था स्ट्रक्चर। ये सब मैंने आपको बताया कि इस तरह हमारी इकोनॉमी का काम चल रहा था। लेकिन एक बात जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना, थोड़ी ये बार बार दिक्कत दे रहा है, काफी देर से पढ़ाने के कारण कान में दर्द होने लगता है ये चीज। तो चलिए आगे चलते हैं। 1947 से 1955 तक हमने इंडियन इकोनॉमी के स्वरूप को बताया, और उसके पीछे हमने सारे इंटेंशन सब कुछ आपको समझाया। लेकिन सवाल यह है कि इस टाइम पीरियड में इसका क्या प्रभाव रहा, हम इसको पढ़ेंगे। तो चलो, अगर आपके घर वालों ने कहा है कि पढ़ाई करो, तो एक बात आप जरूर सुनते होंगे कि घर वाले कहते हैं भैया तुम कुछ भी करो, हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना। रिजल्ट आ जाए तो इसका मतलब तुम पढ़ते थे, और रिजल्ट ना आए तो इसका मतलब नहीं पढ़ते थे। ये तो आप जानते हो कि अगर आप पास हो गए तो बहुत मेहनती थे, फेल हो गए तो लापरवाही, है ना। तो चलो हम इस बात को समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो चीजें हमने की उसका क्या रिजल्ट रहा।
बात 1990 में हम पहुंचते हैं और जो सबसे बेसिक एक फिनोमेना था वो समझिए कि 1990 में एक घटना होती है और हमारे पास केवल 1.3 डॉलर बिलियन फॉरेक्स रिजर्व रह जाता है। मतलब हमारी तिजोरी में केवल 1.3 बिलियन डॉलर रह जाते हैं और इसका मतलब ये है कि हम केवल एक वीक इंपोर्ट कर सकते थे, अर्थात बाहर से चीजें खरीद सकते थे केवल एक हफ्ते। और ये कुछ ऐसी स्थिति है कि जैसे आपके पास केवल इतना पैसा बचा है कि आप एक हफ्ते तक सामान खरीद के अपनी जीवन को चला सकते हैं, फिर आप कंगाल हो जाएंगे। सोचिए जब एक व्यक्ति के तौर पे ऐसी हालत होती है तो कितना तनावपूर्ण होता होगा, तो एक देश के साथ जब ऐसी हालत हो रही होगी तो देश को कैसा लग रहा होगा। ये हालत कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के द्वारा फेस की जा रही थी। आप सोचो कि भारत अपनी ऊर्जा के संबंध में, अपने एनर्जी के रिगार्डिंग पूरी तरह से आयात पे निर्भर था एक समय, मतलब ज्यादातर आयात पे निर्भर था और हमारे पास केवल एक हफ्ते का आयात करने के लिए संसाधन थे। यह हालत कितनी बुरी होगी। तो एक सवाल यह हमारे मन में आता है कि अगर हमारी ये हालत हुई है जिसे हम सामान्य भाषा में कंगाली बोलते हैं, तो क्यों हुई। हमने 1947 से लेकर 1955 तक पूरा दिमाग लगा लिया और हमने जो इकोनॉमी का मॉडल बनाया, तो बाद में देखा कि ये लेवल पे आ गए कि हम कंगाल होने की हालत में आ गए। इतनी बुरी हालत। क्योंकि मैं आपको जब इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं क्रिटिकल अप्रोच पे पढ़ा रहा हूं, तो उसके निगेटिव साइड पे ध्यान दे रहा हूं। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, ऐसा ना मत समझिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि हमारे पास केवल फॉरेक्स रिजर्व इतना रहा और हमारे ऊपर कई तरह के सवाल उठने लगे। अर्थात एक प्रकार से कहिए तो हमने जो इकोनॉमिक मॉडल इस समय अपनाया था, यहां जाके वो फेल हो गया। वो मॉडल फेल हो गया और हम ये देखते हैं कि जो फेल हुआ उसकी क्या इंटेंसिटी थी। ये सेम वैसी ही बात समझिए जैसे मान लो मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया इंटर में और टोटल फेल हो गया, तो मैं घर में मार्कशीट दिखाऊंगा। एक सिनेरियो जो होगा कि मैं 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ और टोटल फेल हो गया। दोनों सिनेरियो में फेल तो हुआ, पर सवाल है कि डिग्री किस में ज़्यादा थी। और अगर हमें सही से एनालिसिस करना है, सही से समस्या को समझना है, तो हमें कंप्लीटली चीज़ों को समझना होगा। तो हम देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी 1990 में, खासकर भारत की आर्थिक स्थिति। और हम उस आर्थिक स्थिति को जब समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा एक पिक्चर मिलेगी, ज़्यादा अच्छी एक समझ विकसित होगी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम पीरियड में अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट की। जीडीपी ग्रोथ रेट, हम ये तो देखें कि हमारी समृद्धि दर क्या थी, हम किस रेट से बढ़ रहे थे। तो अब हम कुछ बात डेटा के बेस पे करेंगे ताकि आपके अंदर एक अच्छी इमेज बने और आपकी समझ अच्छी हो। उन डेटा को आप लिखते जाइएगा। तो 1990 में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 5.5 थी। हम एक बात आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि डिजिट से ज्यादा थोड़ी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके 10 मार्क्स आते हैं, वो मेहनत करेगा तो उसके 20 मार्क्स तुरंत बढ़ जाएंगे। और मान लीजिए टोटल 100 मार्क्स का है, तो आप कहोगे ये तो 100% ग्रोथ हो गई। और सपोज करिए किसी के 90 मार्क्स आए हैं, आपको पता है वो कितना भी एफर्ट कर ले तो 95 लाना भी बहुत मुश्किल है।
तो यहां आपको ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा दिखेगी, पर उसके पीछे रीजन है कि वहां उतना पोटेंशियल था। तो आप सोचिए कि भारत की स्थिति में 5.5% ग्रोथ रेट हो रही है, जबकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी पढ़ाई आपको किसी गाइड की पढ़ाई की तरह नहीं है, मैं एक अच्छी रेफरेंस बुक की तरह आपको पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर सारी चीजें बहुत क्लियर बने। और सबसे मेन बात है कि आप एफर्टलेस होकर उसको लिख सको। तो भाई हमारी ग्रोथ रेट 5.5% थी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, सपोज करिए मान लो मैं फेल हो गया एग्जाम में, तो मेरे पिताजी या मम्मी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, मैं कहूंगा फेल हो गया, तो क्या इससे सिनेरियो पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं, तुरंत पापा मम्मी पूछेंगे कि तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ जो तुम्हारे ही जैसा था। फिर मैं कहूंगा पास हो गया, तो कहेंगे देखो नालायक, तुम ही नहीं पढ़ते थे, तुम्हारी ही कमी थी। और मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा एक दूसरा दोस्त था वो फेल हो गया। या मैं 4 ऐसे लोगों का नाम बताऊंगा जो फेल हो गए, और मैं उनको ये दिखाना चाहूंगा कि नहीं नहीं, फेल सब हुए हैं, हमारी कमी नहीं थी, बाहर से कोई फैक्टर था जिसने हमें फेल किया। जबकि हमारे पेरेंट्स उन्हीं दोस्तों में से दिखाएंगे जो टॉप कर रहे थे, कहेंगे देखो तुम्हारी ही कमी थी। तो वैसे ही अगर हम देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर फेल हो रही है, तो क्या ये भारत के अंदर की कमी थी या कुछ और फैक्टर था? तो चलो हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। अब सवाल है आप कंपेयर किससे करोगे? अब किसी टॉपर का किसी गधे बच्चे के साथ तो कंपेयर नहीं होता, टॉपर का टॉपर के साथ होता है, गधे बच्चों का गधे बच्चे के साथ होता है। तो वैसे ही हमें भारत का अगर किसी के साथ कंपेयर करना है, इंडियन इकोनॉमी को किसी के साथ कंपेयर करना है, तो हमें कोई इंडियन इकोनॉमी की ही तरह कंडीशन वाला देश चाहिए जो सेम भारत की स्थिति से मैच करता था। और ऐसी कंडीशन चाइना की थी, क्योंकि चाइना और भारत एक ही टाइम पीरियड में आजाद होते हैं और कई साल तक सेम एक कंडीशन में रहते हैं। तो एक ज्यादा अच्छा पिक्चर बनेगा अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि भारत में जो इकोनॉमिकल फेल्योर हैं वो क्या भारत के इंटरनल प्रॉब्लम के कारण है, या शायद ये एक सामान्य घटना हो, सबके साथ होती है, कि भारत के साथ ही हुई। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम सुधार तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें ऐसा लगेगा कि केवल भारत के साथ ये जुड़ी चीजें हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि इंडिया की ग्रोथ रेट 5.5 थी। उस समय जो चाइना की ग्रोथ रेट थी, याद रखिएगा जब मैं चाइना की बात करूंगा तो 1994 की बात करूंगा या 1993 की बात करो, चाइना की ग्रोथ रेट उस समय 11% से ऊपर थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1990 में आप चाइना की बात क्यों नहीं कर रहे? तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि 1990 में चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो 3.5% थी, और ये 3.5% जो ग्रोथ रेट थी वो कुछ कारणों से थी। वो अर्थव्यवस्था उसका कारण नहीं था। उसका कारण था कि चाइना में उस समय एक लिबरल कम्युनिस्ट लीडर थे, उनकी मौत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो वहाँ छात्रों के द्वारा तियानशान में बहुत बड़ा एक विद्रोह होता है, और उसी विद्रोह के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ प्रभाव ऐसा आ जाता है कि ग्रोथ रेट कम हो जाती है, पर वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है और 11% होती है। ये सेम वैसी ही हालत है। मान लो कोई अगर बच्चा पढ़ाई करता है, एग्जाम के टाइम बीमार हो जाए और फेल हो जाए, तो उसको ये नहीं कहोगे कि वो कमजोर है। तो इसीलिए हमने इसका टाइम पीरियड थोड़ी अलग लिया है, और हमने चाइना की बात 94 में कर रहे हैं कि 11% है, जबकि भारत की प्रॉब्लम है ये। और एक बात और, अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो और अच्छा फिगर आपके सामने आएगा कि भारत की ग्रोथ रेट तो 5.5 है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट 2.4% है। समझ में आई बात? मतलब अगर हम 5 लोग कहीं रह रहे हैं और हमारे पास 5 रोटी हैं, और फिर हमारे पास 2 रोटी और आ जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे? बड़ा हमारे रोटी ज्यादा हो गई। लेकिन पीछे से ये बताया कि 3 लोग और आ गए, तो कहने का मतलब संसाधन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं मात्र उतना ही पर्याप्त नहीं है। वो संसाधन जिसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं अगर वो भी बढ़ रहे हैं, तो फिर वास्तव में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा।
जैसे मान लो हमारे रूम में 5 लोग थे, 5 रोटियां थी, 5 रोटी और आ गई और 5 कजिन और आ गए, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन तो तब होता ना जब हम 5 लोग थे, मान लो 5 भाई बहन थे, 5 रोटियां थी, फिर 5 रोटी और आ गई, तो अब हमें तो 2-2 रोटी मिलेंगी, तो हम कहेंगे हाँ यार अब पेट भरेगा। लेकिन पता चला 5 लोग थे, 5 रोटियां थी, लेकिन हमारे 5 कजिन आ गए और फिर 5 रोटियां बस आई, तो वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रियलिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो रियलिटी में जब आप देखोगे तो देखोगे पॉपुलेशन बढ़ रही है 2.4% से, हमारी जीडीपी बढ़ रही है 5.5% से, तो कहीं ना कहीं हालत खराब थी। वहीं चाइना में 1.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ थी, चाइना ने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया था, तो वहां अर्थव्यवस्था एक अलग तरह का स्ट्रक्चर रूप ले रही थी। इसी ग्रोथ रेट को लेकर एक कॉन्सेप्ट आता है हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लीजिए, काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें हिंदू शब्द का यूज किया गया है और इसको लेके कई तरह के इंटरप्रिटेशन होते हैं, हम उसको समझते हैं, तो इस पे बात करते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट यह कहता है कि भारत 1970 से 1980 तक जो ग्रोथ करता है वो केवल 3.5% के हिसाब से करता है, जो कि बहुत स्लो है या बहुत कमजोर आर्थिक समृद्धि है। और इसी आर्थिक समृद्धि को कहा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट। जो एक इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा थे, उन्होंने ये शब्द दिया, उन्होंने ये शब्द कहा कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है जो 3.5% की है। अर्थात उन्होंने कहा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको खराब बताया 3.5 को, और उसको नाम दिया हिंदू ग्रोथ रेट। अब आपके एक मन में सवाल आ रहा है कि इसको खराब दिखाया और हिंदू के साथ जोड़ा, इसका मतलब हिंदुओं को खराब दिखाया। तो देखो, अगर हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करें, बौद्धिक लेवल पे बात करें और इसका वास्तव में मतलब समझना चाहें, या राज कृष्णा का जो अप्रोच था उसको समझना चाहें, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत असंतोषजनक है, बहुत खराब है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि हम जो इकोनॉमिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हम जो आर्थिक प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं। तो राजकृष्ण ये बताना चाह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इतनी स्लो ग्रोथ कर रही है वो बहुत पुरानी आर्थिक परंपराओं के कारण है। मतलब जो अर्थव्यवस्था के पुराने नियम थे हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और जिसको हम स्टेट बेस्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कहा इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हिंदू ग्रोथ रेट बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदू का मतलब उनका यह दिखाने का था कि जो हमारा समाज है, जो भारतीय समाज है, वो भी हमेशा पुरानी परंपराओं से जकड़ा हुआ है। तो बेसिकली दोनों के बीच में एक कॉमन चीज ये दिखा रहे थे कि जिस तरह भारतीय समाज अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर बहुत जड़त्व के साथ रहता है, पुरानी परंपराओं से चिपका रहता है, कंजर्वेटिव रहता है, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था भी है। और इसी कारण हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा और उसकी ग्रोथ रेट इतनी है। तो कहने का मतलब इतना है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि इकोनॉमिकल कंजर्वेटिविज्म है, अर्थात इकोनॉमिकल कंजर्वेटिव हैं हम लोग, हमें इस पे सुधार करना होगा। तो बेसिकली उनका पर्पज किसी धर्म को लेकर नहीं था, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बताना चाह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत कंजर्वेटिव है, इसी के कारण ग्रोथ हमारी बहुत कम हो रही है, क्योंकि हम पुराने आर्थिक नियमों को फॉलो कर रहे हैं, जबकि दूसरे देश जो उस समय के अदर एशियन कंट्री थे, जैसे ताइवान, कोरिया, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहे थे क्योंकि इन्होंने नए नियमों को फॉलो किया। पर भारत अभी अपने आप को सुधार ही नहीं रहा, परिवर्तित नहीं कर रहा। तो वो उन्होंने इस सब प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए बोला कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। तो कहने का मतलब ये था कि राजकृष्ण जी जो थे उन्होंने कहा कि भारत 3.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत असंतोषजनक है। वहीं अदर एशिया के कंट्री जैसे ताइवान, जैसे साउथ कोरिया,
ये सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो कहा ये आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई चीजों को अपना रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत अपनी पुरानी आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक नीतियों में जुड़ा हुआ है, अर्थात उसमें एक प्रकार का जड़त्व आ गया है, इकोनॉमिकल एनर्जी आ गया है और वो खुद को सुधार नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि ये भाई ऐसा क्यों है, तो कहा ऐसा हमारे भारतीय समाज या हमारे हिंदू समाज में पुरानी परंपराओं को लेकर जिस तरह से बहुत ज्यादा मोह होता है, कुछ ऐसा ही लगा, तो इसीलिए उन्होंने इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोल दिया। तो इसका कोई भी आप रिलीजियस पर्पज मत समझिएगा, इसका जो प्रॉपर इंटेंशन है आप उसको समझिएगा। हाँ, एक सामान्य इंसान के तौर पे अगर मैं कहूं तो मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे अगर देखा जाए तो ये सही है। सामान्य तौर पे जरूर बुरा लगता है जब आपकी आइडेंटिटी को किसी नेगेटिव चीज के साथ जोड़ा जाता है, और ये सही भी नहीं है। पर चूंकि भारत में एक फिनोमिना है कि कई बार अपने आप को बुरा दिखा के हम अच्छा बनते हैं। जैसे कई लोग देखो हिंदी भाषा को बुरा दिखा के कि अरे यार मुझे हिंदी बोलना नहीं आती है ना, और बड़े मुस्कुरा के बोलेंगे। लेकिन जब ये बोल रहा हूं कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती तो शर्मा के बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और आप इसको देखोगे कि जब कोरोना वायरस आया तो उसको कई लोगों ने बीजिंग वायरस बोलना चालू किया, चाइना वायरस बोलना चालू किया, तो चाइना ने इसमें कड़ा विरोध किया। क्योंकि जब आप किसी भी आइडेंटिटी को किसी नेगेटिव चीज के साथ जोड़ दोगे तो उस आइडेंटिटी पे भी नकारात्मक असर पड़ता है, और सबका आत्मसम्मान होता है। तो वही मैंने आपको दोनों पहलू बताए और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो चलिए, हमने ये समझा कि हिंदू ग्रोथ रेट भी यही बात बताती है कि जो राज कृष्णा के द्वारा बहुत ज्यादा फेमस वर्ड था कि हमारी ग्रोथ बहुत असंतोषजनक थी। यहां तक बात समझा। हमने चीन की भी स्थिति देखी तो हमें एक व्यू मिल रहा है कि भारत की स्थिति वाकई खतरनाक थी। फिर एक मन में सवाल आता है कि क्या केवल आर्थिक समृद्धि से ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझें? तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य था, हम जिस उद्देश्य के साथ अर्थव्यवस्था को लेके आए थे, वो उद्देश्य था कि गरीबी कम हो। तो क्या अर्थव्यवस्था में गरीबी कम हुई? तो यदि आप 1990 के समय के डेटा देखेंगे, योजना आयोग का या वर्ल्ड बैंक का, चूंकि सबके डेटा में थोड़ी थोड़ी अंतर होता है, तो अगर आप प्लानिंग कमीशन का डेटा देखेंगे या आप वर्ल्ड बैंक का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि 50% के आसपास पॉवर्टी थी। तो कहोगे फिर हुआ ही क्या आखिर? अर्थव्यवस्था जिस उद्देश्य के साथ आई थी कि लोगों की गरीबी खत्म करेगी, वो भी तो नहीं दिख रहा, और गरीबी भी ज्यादा थी, है ना। यहां आप अप्रॉक्स शब्द जरूर रखिएगा क्योंकि सबका डेटा थोड़ी थोड़ी अलग है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि गरीबी भी कम नहीं हो रही थी। फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमी के क्वांटिटेटिव पार्ट को पढ़ रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसका कैसा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर था। तो मैंने आपको जीडीपी ग्रोथ से बताया, है ना। जैसे सपोज करिए कि हम खाना खा रहे हैं, है ना, 2 से 4 रोटी खा रहे हैं, तो आपको लगेगा रोटी की क्वांटिटी बढ़ रही है। पर केवल क्वांटिटी चीजें मैटर नहीं करती, क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर मान लीजिए मैं 2 रोटी खाता हूं फिर 4 खाता हूं, लेकिन उस रोटी की क्वालिटी भी अब बढ़ गई है। अब अच्छे किस्म का आटा यूज हो रहा है, अच्छा घी यूज कर रहे हैं, अब प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आप कहोगे ये ग्रोथ अच्छी है। या किसी भी चीज का स्ट्रक्चर क्वांटिटेटिव वाइज और क्वालिटी वाइज अलग अलग होता है। तो हम चलो इंडियन इकोनॉमी के क्वांटिटेटिव वाइज स्ट्रक्चर को पढ़ा कि ग्रोथ रेट हमारी कम थी, पॉवर्टी भी हमारे पास बहुत ज्यादा थी। अगर गिनी कोफिशिएंट हम देखें उस समय का जो असमानता को बताता है वो भी संतोषजनक नहीं था। और हर मामले में अगर हम चाइना को कंपेयर करेंगे तो चाइना भारत से कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में था। एक और डेटा अगर देखा जाए, अभी मैं क्वांटिटी ही बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट रेट। किसी देश में इकोनॉमी उतनी ही बेहतर होगी जहां जितना इन्वेस्टमेंट होगा। हम जब इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, रोड सड़क हाईवे बनवाएंगे, तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। और इन्वेस्टमेंट अगर रेट देखा जाए तो भारत में 22% था, वहीं चीन में 30% के ऊपर था। तो ये इंडिया का है और ये चाइना का है, और सब डाटा 1990 के आसपास का ही है। तो यहां भी आप पाओगे कि चीन अच्छा कर रहा है।
तो हमने कहा कि वो इन्वेस्ट अच्छा कर रहा था, तभी उसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी थी और आगे बढ़ रहा था। अब चलते हैं क्वालिटी वाइज। इंडियन इकोनॉमी में क्वालिटेटिव चेंज कितना आया? तो अगर इंडियन इकोनॉमी में क्वालिटेटिव चेंज देखें तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, जो सामान्यतः लोग नहीं करते, वो है कि हम टेक्नोलॉजी को लेकर कितना अपडेट हुए, हमारी इकोनॉमी कितनी बेहतर हुई टेक्नोलॉजी की रिकॉर्डिंग, वो देखते हैं। एक बात समझिएगा, मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, उससे चीजें और समझ में आएंगी। अगर मान लीजिए मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, 10 आवर्स, और मेरे 5 मार्क्स आते हैं, है ना, या मैं कहूं कि मैं 10 आवर्स पढ़ता हूं और मेरे 10 मार्क्स आते हैं, तो आपको कौन सा सिनेरियो अच्छा लगेगा, ये वाला कि ये वाला? आप कहोगे ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कहोगे ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है। इसमें आप कहोगे कि हम इनपुट कम दे रहे हैं पर आउटपुट ज्यादा आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि इसमें पढ़ने का तरीका थोड़ी अच्छा है, अर्थात जो पढ़ने की और टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो ज्यादा बेहतर यूज कर रहा है, यही कहोगे ना, वो टेक्नोलॉजिकल ज्यादा साउंड तरीके से पढ़ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। और कैपिटल आउटपुट रेशियो में बेसिकली क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट का हम रेशियो देखते हैं, और जितना कम ये रेशियो होता है, जितना ये रेशियो कम होता जाएगा, जैसे यहां 2 है, यहां 1 है, मान लो 0.5 अगर कर दें, उतनी ही स्थिति अच्छी मानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब 10 रुपए खर्च किया और 5 रुपए आपको मिला, 10 रुपए खर्च किया 10 रुपए मिला। अब मान लो 10 रुपए खर्चा किया, 20 रुपए की इनकम हुई, तो अच्छा तो ये होगा। और ये जो लगातार कम हो रहा है, जिसको हम COR बोल रहे हैं, वो COR कम होता है, ये तब कम होता है जब आप टेक्नोलॉजिकल साउंड होते हैं इकोनॉमी में, आप रिसोर्स को बहुत साउंड तरीके से यूज करते हैं। तो आप एक बात बहुत ध्यान से देखना कि भारत में भी ये स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही, 4 के पास था ये डिजिट, जबकि चीन में यही डिजिट 3.33 थी। तो कहीं ना कहीं चीन इस मामले में भी भारत से बेहतर था, तो टेक्नोलॉजिकल भी बहुत साउंड हो रहा था। और अगर हम क्वालिटी वाइज देखें, अभी मैं इकोनॉमी की क्वांटिटी बता रहा था, अब इकोनॉमी की क्वालिटी भी बता रहा हूं, तो आप इसमें भी बहुत ध्यान से देखो कि उस समय हमारी जीडीपी में 31% एग्रीकल्चर के द्वारा आ रहा था। जीडीपी में 31% एग्रीकल्चर के थ्रू आ रहा था। बेसिकली ये माना जाता है किसी इकोनॉमी में जब अपने शुरुआत के चरण में होती है तो उसकी जीडीपी में कृषि का ज्यादा रोल होता है, लेकिन जैसे वो विकसित होती जाती है तो उद्योग का स्तर बढ़ता है और फिर सेवा का स्तर बढ़ता है, मतलब सेवा की सहभागिता बढ़ती है, सेवा क्षेत्र की, सर्विस सेक्टर की। लेकिन 1990 में भारत में एग्रीकल्चर का रोल 31% था और इसमें अप्रॉक्स 70% जनता इन्वॉल्व थी। अर्थात समझ रहे हो आप? एक बात समझिए, अगर आप एग्रीकल्चर पे एक दिन पूरा देंगे और एक दिन आप उद्योग में देंगे और एक दिन आप सेवा क्षेत्र में देंगे, और जब तीनों को आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है सर्विस सेक्टर की, उससे कम इंडस्ट्री की, उससे कम एग्रीकल्चर की। तो कहा जाता है कि आप किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और देखिए 1990 में भारत में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, 70% से कम थे, लेकिन 60 से 70% के बीच में थे। तो आप समझिए कि हमारे आधी से ज्यादा जनसंख्या उस काम में संलिप्त थी, इन्वॉल्व थी, जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम थी। और कहीं ना कहीं आप इसमें छद्म रोजगार पढ़ते ही होंगे कि 5 लोग खेती कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन होगा और 1 आदमी भी कर रहा है तो उतना ही होगा। तो कहने का मतलब 4 लोग वास्तव में कोई काम नहीं कर रहे थे, वो छद्म रूप से या स्यूडो फॉर्म में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। और कितना बड़ा ये रिसोर्स का वेस्ट है। तो इस तरह हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी में उस समय क्या क्या स्थिति थी, और हमने ये चीज समझी कि हालत सही नहीं थी, हालत खराब थी, अर्थात हम कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे अगर कंपेयर किया जाए
क्योंकि मैं आपको इस तरह पढ़ाता हूं ताकि आपको चीजें महसूस हो। तो ये था। क्या इतना ही पढ़ लेना पर्याप्त है? अभी तक मैंने बताया कि 1947 से 1955 में हमने जो अपनाया, फिर हमने ये पढ़ा कि 1990 में हम आए तो फेल हो गए, और हमने बताया कि क्वालिटी वाइज गुणवत्ता के आधार पे भी फेल होते दिख रहे हैं और मात्रा के आधार पे भी फेल होते दिख रहे हैं। हमने मात्रा में जीडीपी वाली आपको पूरी बात बताई, ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट रेट। क्वालिटी में हमने आपको कैपिटल आउटपुट रेशियो बताया, 31% एग्रीकल्चर का इन्वॉल्वमेंट बताया। तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो आपको दिखाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरह की समस्याओं से गुजर रही थी। अब एक मन में सवाल आता है कि अगर हम फेल हुए तो क्यों हुए? इतने टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में क्या क्या था या क्या लक्षण थे जो हम समझ नहीं पाए? या सपोज करिए अगर मान लो मैं एग्जाम में फेल हुआ, 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ, तो घर वाले क्या कहेंगे, भाई तुम साल भर करते क्या थे? अगर मैं कहूंगा कि मैं रात में पढ़ता था और सुबह देर तक सोता था, या मैं केवल पढ़ता था लिखता नहीं था, तो कहेंगे अच्छा ये समस्या थी। तुम्हारी जो तैयारी की तुमने एक साल जो तुम पढ़े, उसका मेन फीचर था कि तुम रात में पढ़ते थे, दूसरा फीचर था कि तुम लिखते नहीं थे, केवल पढ़ते थे, तीसरा फीचर मान लो मोबाइल चढ़ा के पढ़ते थे, चौथा फीचर मान लो रिवीजन नहीं करते थे। तो कहा अच्छा ये 4 समस्या है, इस कारण तुम फेल हुए हो। समझ में आई बात? तो कहने का ऐसा मतलब समझिए, सपोज करिए कि मैं अगर जनवरी 2024 में पढ़ाई शुरू करूं, है ना, दिसंबर 2024 में फेल हो जाऊं, तो सवाल है कि यहां कौन कौन सी चीजें थी, क्या क्या फीचर्स थे, उसको हम समझेंगे, और उसमें जो गलत चीजें होंगी उनको हम क्या करेंगे, उनको खत्म करेंगे और सही चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तभी तो हम 2024 के बाद सुधार कर पाएंगे और 2025 हमारा बेहतर होगा। तो सेम वैसे ही इंडियन इकोनॉमी में 1947 से लेकर 1990 तक हमने काम किया और यहां हम हो गए फेल। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें सुधारना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फीचर्स खराब हैं, और जो खराब हैं उनको बाहर करना होगा, और जो फीचर्स अच्छे हैं उनको हमें बढ़ाना होगा। तो चलो हम बात करते हैं पहले क्या क्या खराब फीचर्स थे जिसके कारण इतनी समस्याएं आई। इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको हमें समझना पड़ेगा, और इसको हम बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे कि आपके ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना हो, आपको कोई चीज रटनी ना पड़े। तो चलिए हम देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्या समस्याएं आई। तो हमें पता था कि हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना रहे थे वो बेसिकली 3 तरह से काम उसमें हो रहा था, है ना। पहला काम उसमें क्या था कि पब्लिक सेक्टर का रोल था, फिर प्राइवेट सेक्टर, अब फिर मैं आपको बताऊंगा जहां थोड़ी बहुत अलग चीजें जो स्मॉल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन 2 की बात हम करेंगे। अगर आप सोचो कि हमारी सरकार ने इन 4 के संबंध में ही निर्णय लिए थे, अगर यही निर्णय अच्छे होते, अच्छे तरीके से काम कर रहे होते, तो आज हम या 90 में हम जो सपने के साथ हम 47 में हमने शुरू किया था वही हमारे पास होता, लेकिन 90 में तो हालत खराब हो गई। तो आखिर कहां समस्या रह गई? सरकार इस वाले मामले में फेल हो गई कि यहां फेल हो गई कि यहां फेल हो गई? आखिर किस सब्जेक्ट में उसके साथ गड़बड़ी हुई, इसको समझना है। तो हम एक एक चीज को देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पब्लिक सेक्टर, और जो सबसे बड़ा रोल था। आपको पता है कि इकोनॉमी में जो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी को फॉलो किया उसमें ज्यादातर रिसोर्स पब्लिक सेक्टर के पास थे। अब इसको पहले समझ लेते हैं, पब्लिक सेक्टर। तो मैं आपको यह बता दूं कि ज्यादातर रिसोर्स हमारे पब्लिक सेक्टर के पास थे, ये दिमाग में बैठा लो। और अगर यहां कोई झटका लगेगा तो सबसे ज्यादा उससे इकोनॉमी उस समय प्रभावित होती। जैसे आज अगर प्राइवेट सेक्टर पे कोई धक्का लगता है तो इकोनॉमी ज्यादा प्रभावित होगी, पर 1990 के समय या 1947 से 1990 तक पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, BSNL, इसके पास पूरा टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्स, जैसे मान लो रेलवे, इसके पास पूरा रेलवे संबंधित रिसोर्स, ये भी सरकारी कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी। अगर आप बात करोगे
माइनिंग की, खनन की, तो आप माइनिंग में भी देखोगे कि एनएमडीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, उस पर भी पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल, अर्थात सारे संसाधन सरकार के पास। आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे सारे बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, अर्थात आप पढ़ते भी होंगे कि 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, वो भी सरकार के हो गए। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी यूनिट थी, चाहे वो स्टील से रिलेटेड हो, आयरन से रिलेटेड हो, है ना, आप वो भी पढ़ते होंगे, तो वो भी सब सरकार की थी। यहां तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार भी जो बनती थी, जैसे एम्बेसडर कार उस समय सबसे मेन जो होती थी, वो भी पब्लिक सेक्टर से था। अगर पहले आप समझोगे तो केवल आपको एक ही कार का नाम सुनाई देगा, वो एम्बेसडर, वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर था। हाँ, एक कार कंपनी मारुति सुजुकी आई, लेकिन वो भी सरकार के साथ कोलैबोरेट करके, सरकार के साथ पार्टनरशिप में ही आई, अर्थात सरकार का भी वहां इंटरफेयर था, पब्लिक सेक्टर वहां भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था। कुछ भी चीजें आप देखोगे, पैरासूट बनना हो तो भी सरकार का, मतलब सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ सरकार के हाथ में था, थोड़ी बहुत जो था वो प्राइवेट सेक्टर के पास था। तो अब आप कहोगे जब सरकार के पास सब था तो फिर तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फिर समस्या कहां से आ गई? तो आइए यही देखते हैं कि समस्या क्यों आ गई। तो अगर हम इसको देखेंगे समस्या क्यों आ गई, है ना, हमने ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम चीजें थी, मतलब सब कुछ लगभग सरकार के ही कंट्रोल में था। और पब्लिक सेक्टर में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी, समझिए। पब्लिक सेक्टर में कई तरह की मेन समस्या थी। पहली समस्या जो सबसे बड़ी थी वो थी ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड। कैसा था? डिले करने वाला, मतलब हर चीज को टालने वाला, या आप ये कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी में कोई भी इनोवेशन नहीं था, कुछ नया वो नहीं करते थे। तो ये दो बड़ी समस्याएं थी, और जिसको आप रेड टेपिज्म भी बोल सकते हो। ये समझो, मैं आपको ऐसा समझाता हूं कि जैसे मान लो सरकारी अधिकारियों को कोई निर्णय लेना होता था तो वो उसमें बहुत लेट करते थे। उस लेट करने के पीछे कई तरह का कारण होता था। जैसे एक कारण मैं आपको बताऊं कि कुछ अधिकारियों में डर होता था, क्योंकि अधिकारी कौन निर्णय लेंगे? जो सबसे ऊपर होंगे। आपको पता है कि भारत का जो ब्यूरोक्रेसी बहुत सेंट्रलाइज्ड है, बहुत सेंट्रलाइज्ड है, मतलब टॉप के जो अधिकारी है उनके पास बहुत ज्यादा पावर है कंपेयर टू सबऑर्डिनेट के पास। और भारत में बहुत ऊपर के लेवल से बहुत, मतलब पावर जो है ऊपर के लेवल पूरी केंद्रीकृत है। और ये इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं हीगल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करते हैं, या कोलोनाइजेशन का इंपैक्ट दिखता है। तो अधिकारी निर्णय इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वो टॉप के अधिकारी होते थे, और टॉप के अधिकारी मतलब समझो रिटायरमेंट की एज अब ज्यादा बची नहीं, तो वो चाहते थे कि किसी भी तरह के सवालों में ना फंसे। मान लो उन्होंने कोई निर्णय लिया और वो कुछ गलत हो गया उसमें, क्योंकि भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, और गलत हो गया, मान लो कुछ नुकसान हो गया या किसी तरह की कोई जांच बैठ गई, तो अधिकारी को लगता था यार मेरा नाम आएगा, मैं इसमें फंसूंगा, इसलिए वो हमेशा पोस्टपोन करता रहता था, डिले करता रहता था। और यही डिले एटीट्यूड भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता था। साथ में जो दूसरा एक कारण है, जैसे मैंने आपको डिले वाला बताया, अब आप ये सोचो कि जो संस्था में निर्णय जल्दी जल्दी होंगे वो संस्था आगे बढ़ेगी, और जब निर्णय ही लेट होंगे तो उस संस्था का क्या हाल होगा। अब मान लो पीएसयू है, और पीएसयू में कोई डिसीजन लेना है, मान लो, है ना, कोई मान लो स्टील कंपनी है, उसमें निर्णय लेना है, और जितनी जल्दी आप निर्णय ले लोगे उतना हो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर निर्णय लेने वाले अधिकारी ले ही नहीं रहे तो मामला क्या होगा? टंगा रहेगा। तो यहां एक दिक्कत ये होती थी। ठीक है, अब सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत जनरलाइज होती है। अब मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो अधिकारी होते हैं वो बहुत जनरलाइज होते हैं, उनके पास किसी भी तरह की विशेषज्ञता का अभाव होता है। अब एक आईएएस है, अभी वो पता चला आयरन मतलब लोहे की किसी कंपनी से संबंधित जगह में काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया, वो ऑटोमोबाइल कंपनी में पहुंच गया, कोई पीएसयू में, उसका ट्रांसफर हो गया रेलवे में पहुंच गया, तो उसके पास किसी विशेष तरह का ज्ञान नहीं होता। और जब विशेष ज्ञान नहीं होगा तो वो कोई विशेष तरह के निर्णय नहीं ले पाएगा, या ये कहिए कि वो अपने आप को सबसे बेहतर नहीं कर पाएगा।
तो ये भी कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बड़ी जनरलाइज होती थी, और जबकि अगर आपको किसी पीएसयू को, किसी पब्लिक सेक्टर को आगे लेके जाना है तो आपको बड़े स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, और वो यहां पर इसका अभाव था। एक इसका बड़ा अच्छा आपको मूवी में उदाहरण मिलेगा, एक डॉक्टर की मौत, एक मूवी है, जरूर देखिएगा। उस मूवी में देखिएगा कि कैसे ब्यूरोक्रेसी के कारण भारत में एक शोध संबंधित प्रक्रिया में बाधा आती है और भारत एक मेडिसिन की रिसर्च नहीं कर पाता। अगर आप कभी देखो इसरो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन भारत में सबसे सफल है। उसके पीछे एक रीजन है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा रोल नहीं है। जहां भी ब्यूरोक्रेसी का रोल आपको दिखेगा तो वहां एक जनरलाइज अप्रोच दिखेगा, और जनरलाइज अप्रोच आपको जो दिखेगा उसके कारण वो पीछे रहेगा। तो ये भी कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी के कारण पब्लिक सेक्टर ने कई तरह की समस्याओं का सामना किया। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही। फिर अगला अगर आप देखो तो पीएसयू में, जो पीएसयू काम करती थी उसमें किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं होता था, है ना, क्योंकि उनको पता था कि कंपनी कितना भी फायदा कमाए उनको तो फिक्स सैलरी मिलनी है, नुकसान भी हो जाए तो उनको भी फिक्स सैलरी मिलनी है। अर्थात किसी भी तरह के प्रोत्साहन का अभाव होना या किसी भी तरह का डर ना होना एक समस्या पैदा करता है, और ढुलमुल रवैया जिसको हम कहते हैं वो पैदा होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि हमारे सारे पीएसयू सेक्टर में जो अधिकारी थे, जो प्रबंधन के उच्च श्रेणी पे बैठे थे, उनके पास किसी तरह का कोई शायद प्रोत्साहन नहीं था। इसी कारण उन्होंने कुछ कभी नया नहीं करने की सोचा, और जब नया नहीं करेंगे तो कुछ इनोवेशन ही नहीं होगा। तो आप कहोगे मोटिवेशन की कमी थी, और मोटिवेशन की कमी के कारण इनोवेशन नहीं हुआ, और जब इनोवेशन नहीं होगा तो समस्या आएगी। इसका एक मैं सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूं, एम्बेसडर कार। जब आप एम्बेसडर कार को देखेंगे शुरुआत के समय में, अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि 10 से 15 साल एम्बेसडर कार में कुछ भी नया नहीं हुआ। जिस तरह की कार वो बन रही थी 10 से 15 साल तक वो सेम वही कार बनती रही। आज आप देखो हर महीने जब कार का कोई नया एडिशन आता है तो उसमें चेंज आ जाता है। आप देखते होंगे, है ना, 2021 मॉडल, 2022 मॉडल, 23 मॉडल, हर साल कार में चेंज आता है, या तो कहो 1 या 2 साल में नई कार आ जाती है। क्योंकि कार जो कंपनी है इस समय वो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके पास लाभ कमाने का मोटिवेशन है, इसलिए अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। पर वहीं जो सरकारी कंपनी थी या जो एम्बेसडर बना रही थी उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था, तो वो लगातार वही कंपनी चला रही थी। और जब वही चीज चलेगा, कुछ नया नहीं होगा तो कोई क्यों खरीदेगा, और जब उसका सामान नहीं खरीदा जाएगा तो फिर वही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगी। जब सामान बिकेगा ही नहीं तो फिर बेकार है सब। तो आपको समझ में आ रहा है कि पब्लिक सेक्टर किस तरह की समस्याओं के साथ जूझ रहा था। एक और भी इसका मेन रीजन है मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। जैसे यहां एक इंसान की जरूरत है, वहां 10-10 लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि यह भी एक बड़ा फेल्योर है कि ओवर स्टाफ है, हमें ज्यादा लोगों को रखा, रिसोर्स बर्बाद हुए। और आपको नॉर्मली अगर आप कहीं जाओगे सरकारी संस्थाओं में तो आपको ये सारी समस्याएं बहुत क्लियर दिखेंगी। तो आज अगर दिख रही हैं तो पहले उनकी हालत क्या होगी, केवल आप बस इतना सोचिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने जो इंडियन इकोनॉमी के बड़े रिसोर्स थे जो पब्लिक सेक्टर के हवाले किए गए थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज नहीं किए गए, और उसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ा। तो मैंने आपको ये बताया। फिर दूसरी तरफ हम जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्स दिए थोड़ी बहुत, लेकिन साथ में लाइसेंस राज, परमिशन और कोटा, ये 3 चीजें जोड़ दी। अब इन 3 चीजों का क्या इंपैक्ट होगा आप देखो। मान लो जो थोड़ी बहुत रिसोर्स प्राइवेट के पास हैं, तो प्राइवेट के पास रिसोर्स दिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। आखिर उसे ये लगे कि वो काम कर सकेगा तो अच्छा काम करेगा,
तो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक समस्या आई, वो समस्या क्या आई? लाइसेंस राज। लाइसेंस राज का मतलब है कि सारी की सारी पावर किसके पास पहुंच गई? जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अर्थात ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर पे डिपेंड करेगा कि आपको वो काम करने देंगे कि नहीं करने देंगे। अब जैसे मान लो मुझे कुर्सियां बनानी है या मुझे मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है, मुझे लाइसेंस लेने जाना है, और आप भी जानते हो कि सारी पावर तो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफिसर के पास। उसके पास जाना है, उससे हमें रिक्वेस्ट करनी है, तो क्या होगा? और वही हुआ जो आपके दिमाग में आ रहा है, दैट इज करप्शन, भ्रष्टाचार। हर चीज के पीछे आपको क्या देना पड़ेगा? कमीशन। भ्रष्टाचार, क्योंकि अधिकारी बहुत पावरफुल हो गए, क्योंकि अधिकारियों के पास रिसोर्स है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें इस घटना को, खासकर इस लाइसेंस राज की घटना को, या परमिशन या कोटेशन जो भी है, कोटा, वो सब अधिकारियों को बहुत पावरफुल बना देती है। और जब अधिकारी पावरफुल होगा तो वो सेवक की जगह मालिक बन जाएगा। और ये चीज आपको दिखती है, जिसको बोलते हैं माई बाप कल्चर या वीआईपी कल्चर। आप जब यूपी बिहार में देखेंगे तो अधिकारियों में एक अलग तरह का एटीट्यूड होगा, वो अपने आप को सेवक न मान के मालिक मानते हैं। और उसके पीछे रीजन यही इकोनॉमिक मॉडल है कहीं ना कहीं, जो इस इकोनॉमिक मॉडल ने उनके हाथ में इतनी पावर दे दी कि वो चाहते हैं कि वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अब इसका कई इंप्लीकेशन आपको दिखेगा, जैसे डेमोक्रेसी पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि डेमोक्रेसी ये मानती है कि नागरिक एंड है और गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो मीन्स है। पर इस सिस्टम ने गवर्नमेंट मशीनरी को एंड बना दिया। आज हम जिस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, ये जस्ट उसके अपोजिट था। ये मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहा था। जितना ज्यादा अधिकारियों के पास पावर होगी, जनता या नागरिक का शोषण करने का उतना ही ज्यादा दायरा बढ़ता जाएगा, शोषण होने का, शोषित होने का। और हुआ वो सब। तो मैं आपको दूसरे डायमेंशन भी आप दिखा रहा हूं, लेकिन चलो इकोनॉमी में हम फिर आते हैं, है ना। तो भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तो उसका निगेटिव इंपैक्ट जरूर आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि प्राइवेट सेक्टर को भी किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं रहा काम करने में, या उसको इन्वेस्टमेंट करने में इतनी हर्डल आती थी कि वो चाहता था कि छोड़ो, काम ही नहीं करना। और इसका इंपैक्ट आज आपको दिखेगा जब हम बात करते हैं कि भारत में जॉब क्रिएटर कम है, जॉब सीकर ज्यादा है। आज आप देखो, हम हर इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है और सरकारी नौकरी को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, वो प्राइवेट में जाना पसंद नहीं करता। उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन यही है कि यार प्राइवेट सेक्टर में जाओगे हजार तरह की आफत है। आफत मतलब भ्रष्टाचार, आफत मतलब रिस्क। प्राइवेट सेक्टर को हमने बहुत निगेटिव अप्रोच के साथ देखा, समस्याओं के साथ देखा, और वहीं हमने सरकारी नौकरी को बहुत फायदेमंद तौर पे देखा। और ये सब फिनोमिना आपको यहां दिख रहा होगा। और देखो, हमारा समाज ही हमारी सोच बनाता है। अब इस समय को देखो, आप इस सिनेरियो को देखो। ये 1990 का सिनेरियो है, जो उसके पहले का खासकर, है ना, आजादी के बाद से लेकर 1990 तक का सिनेरियो है। सबके लोग, घर वाले लोग क्या कहते होंगे? सरकारी नौकरी करो यार, प्राइवेट में क्या रखा है। और इस तरह से हमारे समाज में एक प्रकार का एनर्सिया पैदा कर दिया, या एक प्रकार से आप कहो कि अब हम कुछ नया नहीं सोचते थे, स्टार्टअप नहीं करने की सोचते थे, केवल सरकारी नौकरी के बारे में सोचते थे। और देखो, हमारा समाज किसी चीज को जैसे दिखाएगा हम वैसे ही देखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम है, परीक्षा है, हमारे घर वाले कहते हैं परीक्षा आ रही है पढ़ो, परीक्षा आ रही पढ़ो, एग्जाम है। और इस तरह से बात करते हैं जैसे एग्जाम कोई एक डरावना राक्षस हो, एक भूत हो, और हम डर के पढ़ने लगते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो ऐसे बोला जाए, अरे यार एग्जाम आ रहा है भाई, पढ़ो, इससे अच्छा क्या होगा। और एग्जाम को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर हमें दिखाया जाए तो हम पढ़ेंगे, और इनर वॉइस के साथ पढ़ेंगे, ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे, ना कि डर के साथ पढ़ेंगे।
तो हम किसी चीज को देखकर या किसी चीज को कैसे हमने समाज के नजरिए से देखा है, वैसे ही हमारा उसका उसमें परसेप्शन बनता है। और यही हुआ सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को लेकर। तो चलो ये टॉपिक अलग था। अब फिर हम आते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, कैसे प्राइवेट कंपनी के पास काम करने का मोटिवेशन नहीं रहा क्योंकि उसको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। आप तो चलो, हम तो ये देख रहे हैं कि चलो प्राइवेट कंपनी वाला आया, तब उसने भ्रष्टाचार को फेस किया, अधिकारियों से बार बार परमिशन लेने की कोशिश की तो उसको दिक्कत आई होगी, तो चलो काम कर रहा होगा लेकिन समस्या के साथ कर रहा होगा, ये तो ठीक है। ये भी एक समस्या है कि काम करने में दिक्कत आ रही। पर एक और बड़ी दिक्कत है कि काम करने का मौका ही नहीं मिला होगा कई प्राइवेट सेक्टर वालों को। जैसे मान लो, सपोज करो कि ए है एक बिजनेसमैन, बी है एक बिजनेसमैन सी है, और ये तीनों सीमेंट की फैक्ट्री चला रहे हैं, तीनों के पास सीमेंट का बिजनेस है, और ये सबसे खराब क्वालिटी की सीमेंट मान लो 300 रुपए बोरी में बेचते हैं, और इन्होंने आपस में टाई अप कर रखा है कि सीमेंट खराब बेचो और इतना ही महंगा बेचो क्योंकि और कोई खरीद बनाने वाला है नहीं, तो हम ही से खरीदेंगे, जाएंगे कहां। इसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन, एक आपस में ग्रुप बना लिया है। अब होगा क्या, मान लो एक है जेड, उसे अच्छी क्वालिटी की सीमेंट बनाना आती है और वो मात्र 100 रुपए में दे देगा, उसके पास क्षमता भी है। वो आना चाहेगा इस मार्केट में, मान लो इस मार्केट में वो भी आना चाहता हूं, लेकिन ये तीनों आपस में मिलेंगे और जो भी लाइसेंस देने वाला अधिकारी होगा, मान लो अधिकारी है वो ऑफिसर हो, ये लाइसेंस देता है, ये चारों आपस में मिल जाएंगे, ये तीनों मिलके इसको पैसा दे देंगे और इसको कहेंगे कि इसको लाइसेंस मत देना। तो आना चाहता था लेकिन वो आ नहीं पाएगा क्योंकि कार्टेलाइजेशन हुआ, ऑफिसर के साथ मिल गया, और ऑफिसर के साथ जब मिल गया तो ये समस्या आ गई। और इस तरह से आप कहोगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी कई तरह की समस्याएं थी। प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज के कारण बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम आती थी, लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी काम करने में, आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है, कहां बेचना है, क्योंकि एक अधिकारी का स्वभाव जो है और एक बिजनेसमैन का स्वभाव है जो अलग होता है, ये आपको पता है। और समस्या आएगी जब एक अधिकारी बिजनेस करेगा तो समस्या आएगी आएगी, और वही समस्या यहां पर दिख रही है। तो इस तरह हमने समझा कि भाई पब्लिक सेक्टर में समस्याएं आ गई, प्राइवेट सेक्टर में भी समस्याएं आ गई। तो आपने कहा कि भाई दो स्तर पे तो हमारे रिसोर्स इकोनॉमी के बर्बाद हो रहे हैं। अब फिर मैंने आपको एक बताया था स्मॉल इंडस्ट्री का, स्मॉल इंडस्ट्री मैंने कहा था कुछ रिसोर्स यहां पर दे रखे थे सरकार ने, या अर्थव्यवस्था में कुछ रिसोर्स यहां पर भी थे। अब एक बात याद रखना कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें कहा था कि कुछ चीजें स्मॉल इंडस्ट्री के पास रहेंगी और उसको और कोई नहीं कर सकता, अर्थात उसको रिजर्व कर दिया। अब इससे क्या समस्या होगी? देखो सरकार का यहां इंटेंशन यही है कि इक्वेलिटी क्रिएट हो। सोचा होगा कि छोटी छोटी इंडस्ट्री टियर 3 टियर 4 के लोग करेंगे, छोटे छोटे शहरों के लोग करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और विकास जमीन तक या ग्राउंड लेवल पे दिखेगा और रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होगी, असमानता कम होगी, यही सब सोचा होगा। पर इसका असर क्या हुआ आप ये समझो कि इसमें कैसे रिसोर्स वेस्ट हुए। जब स्मॉल इंडस्ट्री को रिजर्व कर दिया तो कंपटीशन ही नहीं रह गया। सबसे मेन देखो कंपटीशन की बात होती है। अभी हमने कहा था पब्लिक सेक्टर वाला बात, वहां भी कंपटीशन का अभाव था क्योंकि उन्हें पता था कि कोई तो और है नहीं, हम ही को करना है। यही प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कार्टेलाइजेशन। और जब इसको भी इन्होंने क्या किया, सबसे अलग कर दिया, तो ये भी कूप मंडूप बन के रह गए। एक वैसे ही बात है, सपोज करो एक क्लास है, उस क्लास में ये बच्चा है वाई मान लो, और ये एग्जाम देता है और इसका नंबर आता है, क्लास में बस यही बच्चा है, तो कभी 6 नंबर आएगा, कभी 7 नंबर आएगा, कभी 8 आएगा, इसको बता दिया जाएगा। लेकिन सपोज करो मान लो एक क्लास और है, वहां पर मान लो बहुत सारे बच्चे हैं और ये सब पढ़ने में अच्छे हैं, और इसको कहा जाए कि अब इनके साथ बैठ के पेपर दोगे,
तो क्या होगा कि इसका इनसे कंपटीशन होगा और अपने आप को ये बेहतर करेगा। ये क्या सब बेहतर करेंगे, तो इस तरह से एक बेहतर बनने की कंपटीशन का प्रोसेस शुरू होगा, एक प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और सब में सुधार होगा। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री वालों का क्या किया, रिजर्व कर दिया। जब इनको रिजर्व कर दिया तो इनका किसी से कंपटीशन ही नहीं रहा, ये अपना मस्त हो गया। इन्हें पता था कि कोई बड़ा प्लेयर आएगा नहीं, हमें टक्कर देगा नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, और ये अपने आप को वैसे ही बनाए रखने लगे। अपने अंदर किसी तरह का इन्होंने सुधार करना शुरू नहीं किया। अर्थात एक प्रकार का आप देखो कि प्रोटेक्शनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, अर्थात इनको एक संरक्षण दिया गया, उस संरक्षण के कारण इनको नुकसान हुआ। एक और आपको मैं बात बताऊं, जब इनसे कहा गया कि आप स्मॉल इंडस्ट्री हो इसलिए आपको हम स्पेशल केयर करेंगे, आपको स्पेशल सब्सिडी देंगे, आपको कई तरह की रियायत देंगे, मात्र किस लिए, क्योंकि आप स्मॉल इंडस्ट्री हो, और जिस दिन आप बड़ी इंडस्ट्री बन जाओगे हम आपको ये सब रियायत नहीं देंगे, आपको हम ये सब प्रिविलेज नहीं देंगे। तो भाई इन्होंने सोचा कि हम बड़े ही क्यों बने, जब हमें बैठे बैठे चीजें मिल रही हैं, जब आराम से हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हमें क्यों बड़ा होना। और इन्होंने कभी अपने आप को एक्सपेंड करने की नहीं सोचा, ये हमेशा अपने आप को छोटा ही रखते रहे, और यही समस्या आज हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री में या स्मॉल इंडस्ट्री में दिख रही है। हमने किया, अच्छे इंटेंशन थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर ये अपने आप को हमेशा बेचारा बना के रखने लगे और ये समस्या आई। तो ये सब समस्याएं आप देखते हो। फिर हम चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जो भारत का एक सबसे मेन रोल प्ले करता था। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी पूरी तरह से गवर्नमेंट बेस्ड था, जो एपीएमसी एक्ट है उसके थ्रू गवर्न हो रहा था। और एपीएमसी एक्ट ने इतने तरह के मीडिएटर पैदा कर दिए, इतने तरह के बीच में दलाल पैदा कर दिए किसान और ग्राहक के बीच में। पहले क्या होता था, मतलब सपोज करिए ये किसान है ना, मान लो ये फार्मर है, और ये सीधे कस्टमर से मिलता अपना सामान बेच सकता था। लेकिन हुआ क्या कि सरकार को लगा कि कस्टमर की जगह कई बार लैंड होल्डर या जमींदार ना हो और वो किसान का शोषण करे, तो सरकार ने कहा कि हम बीच में आ जाएंगे गवर्नमेंट, और हम आपको सीधे कस्टमर के साथ जोड़ेंगे। जैसे मान लो एक किसान है, उसने मान लो 100 किलो अनाज उगाया, और कस्टमर मान लो लैंड होल्डर है, उसने कहा कि तुम हमें इतनी कीमत में दो। क्योंकि किसान कमजोर है, लैंड होल्डर मजबूत है, तो लैंड होल्डर जो डिसाइड करेगा उसी कीमत पे किसान को बेचना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि हम बीच में आते हैं और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा किसी से शोषण ना हो क्योंकि तुम कमजोर हो। और सरकार के नाम पे बीच में इतने मीडिएटर लोग आ गए और वो सब कमीशन पे बेस्ड थे। तो पता चला कि किसान का शोषण रोकने की जो व्यवस्था की गई थी उससे किसान का और कृषि का और शोषण होने लगा। और इस तरह आप देखोगे कि हमारी इकोनॉमी में हर सेक्टर पे बहुत सारे नुकसान दिखने लगे, रिसोर्स का अच्छे से प्रबंधन नहीं हो रहा था। मैं आपको बहुत साधारण चीज बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में संसाधन का कुशल प्रबंधन ही होता है। जितना कुशल, जितना इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, इकोनॉमी उतनी साउंड तरीके से आगे बढ़ेगी। पर वहीं आप देखो भारत कई तरह की समस्याओं से आगे बढ़ रहा है। फिर आपको मैं एक चीज और बताऊं, जो हमारी इकोनॉमी में बड़े स्तर पे आप देखोगे कुछ कमियां दिखने लगी। जैसे मैं 3 मेन बात बताता हूं कि एक तो हमारे यहां जो सबसे बड़ी कमी दिखने लगी इकोनॉमी में, वो दिखने लगी रेंट सीकिंग अप्रोच। रेंट सीकिंग अप्रोच। दूसरा आप कहोगे कि पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और एक और प्रॉब्लम थी रेस टू बॉटम। यह भी हमारे इकोनॉमी की एक नकारात्मक पक्ष को दिखाती है। रेंट सीकिंग अप्रोच क्या होता है? रेंट सीकिंग अप्रोच का मतलब ऐसे समझो, पहले इसका मैं शब्द सा मतलब आपको बता दूं। अगर मान लो आपको पैसा कमाना है तो आप 2 तरीके से कमा सकते हो। एक तो आप मेहनत करके अपने आप में लगातार सुधार करके कमाओगे। जैसे मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और मैं उस 2 लाख को एक बिजनेस में लगा दूं,
2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख होने लगेगा, क्योंकि मैंने अपना दिमाग लगाया, अपना मेहनत लगाई और रिस्क लिया और उसके आगे बढ़ा। एक हो सकता है मैं सोचूं 2 लाख का एक कमरा बनवा दूं और उसमें बैठे बैठे खाऊं, तो ये रिस्क नहीं होगा, पैसा आएगा। तो रेंट सीकिंग अप्रोच का मतलब जिसमें आप मेहनत नहीं करना चाहते, जिसमें आप अपने आप में सुधार नहीं करना चाहते, बिना मेहनत बिना सुधार के आप केवल पैसा कमाना चाहते हो, उसे बोलते हैं रेंट सीकिंग अप्रोच। और भारत में यही हुआ कि हमारे यहां जो बिजनेसमैन थे वो अपनी बिजनेस इफिशियंसी को नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो अपने आर्थिक गतिविधियों में सुधार न करके केवल जुगाड़ के माध्यम से पैसा कमाना चाहते थे। वो करप्शन हो सकता है, वो साठ गांठ हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, कार्टेलाइजेशन बताया, वही सब तरीके से पैसा कमाना एक रेंट सीकिंग अप्रोच होता है कि हम सब अपनी अंदर सुधार नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल जुगाड़बाजी से किस तरह करप्शन करके, किस तरह इधर का उधर करके पैसा कमा ले। ये सब शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी इकोनॉमी को ये बहुत दिक्कत देता है। और रेंट सीकिंग अप्रोच आज भी आपको भारत में दिखता है। ये हमारे अंदर के उस एटीट्यूड को बदल देता है जिस एटीट्यूड के थ्रू हम अपने आप को बेहतर करते हैं, लगातार बेहतर करते हैं और अपना विकास करते हैं, ये उसको खत्म कर देता है। और यही कारण है कि पीएसयू सेक्टर भी कहीं ना कहीं रेंट सीकिंग अप्रोच, या प्राइवेट कंपनियां आप देखो रेंट सीकिंग अप्रोच के साथ चल रही हैं। इसीलिए भारत में आपको नई चीजें कम मिलेंगी, कुछ नए सुधार नहीं होंगे, क्योंकि लगता है ठीक है जैसे चल रहा है बस आए, है ना, इधर का उधर जुगाड़ कर लो। तो ये रेंट सीकिंग अप्रोच आपको दिखेगा, और मैंने आपको इसका उदाहरण देके समझाया। फिर पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए आपको थोड़ी इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी का स्ट्रक्चर भी समझना होगा। मैं आपको ऐसे बताऊं कि 1970 के पहले इंडिया में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो बहुत प्योर थी और जेन्युइन थी। इसके पीछे रीजन क्या था कि जो चुनाव होते थे उसमें जमीन स्तर के जो नेता होते थे वो खड़े होते थे और चुनाव जीतते थे। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होती थी, पार्टी में उसी को जगह मिलती थी जो जमीन में अपना वर्चस्व या अपना प्रभाव रखता था या वास्तव में नेता होता था। लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पीरियड में जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, कांग्रेस सबसे प्रोमिनेंट थी। कांग्रेस का इसमें बाइफर्केशन 2 हो जाता है, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और एक कांग्रेस आर। आपको पता है कि इंदिरा गांधी और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनके बीच में टकराहट होती है, और जो इंदिरा गांधी जिसको गूंगी गुड़िया बोलते थे लोग, है ना, वो नेता सब जो पुराने नेता थे वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं, और जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले थे वो कांग्रेस आर का पार्ट हो जाते हैं। ये थोड़ी लाइमलाइट से बाहर हो जाती है, फिर इसी का रोल रहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चूंकि यहां से परिवारवाद की शुरुआत होती है, यहां से नेपोटिज्म की शुरुआत होती है, अब जमीनी नेताओं को नहीं महत्व दिया जा रहा। अब चुनाव जीतने के लिए अच्छे नेता नहीं जरूरी, अब चुनाव जीतना के तरीके ही बदल गए। पहले चुनाव जीतते थे अच्छे नेताओं से, अब चुनाव जीत रहे हैं लोक लुभावनवाद से, पॉपुलिज्म से, कि जनता को कुछ ऐसा दो कि उसे अच्छा लगे वो जिता दे और शॉर्ट टर्म में अच्छा लगे। तो सरकार का ऐसा प्रयास होने लगा कि ऐसी नीतियां बनाओ जो चुनाव के समय लोगों को प्रभावित करें, शॉर्ट टर्म के लिए सही लेकिन प्रभावित करें, अर्थात लोगों को फ्री में दो और जीत जाओ। तो चुनाव जीतना एकमात्र उद्देश्य हो गया। और जब चुनाव जीतना एकमात्र उद्देश्य हो गया, सुनील खिलनानी की एक बुक है आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें इसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि पहले राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं होता था, और 70 के बाद से केवल चुनाव जीतना हो गया। अब तरीका कोई मैटर नहीं करता, वो धन बल हो सकता है, वो राजनीति में शॉर्ट टर्म्स की कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है, या अर्थव्यवस्था का मिसयूज हो सकता है। अब हुआ कि आप समझो, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि मान लो किसी समाज में एक रेप होता है, सपोज करिए, ये घटना इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि मान लो किसी समाज में किसी लड़की का रेप होता है। अब
ये एक सामाजिक घटना है, अर्थात इसका जुड़ाव समाज से है। अगर हमें इस घटना को रोकना होगा तो हमें समाज के स्तर पे काम करना होगा। लेकिन इसी घटना को राजनीतिक वर्ग एक अलग तरीके से देखेंगे। वो इसको जातिवाद के साथ जोड़ देंगे, इसको सांप्रदायिकता के साथ जोड़ देंगे और इस पूरी समस्या को भटका देंगे। या आप दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एक सोशल टूल है, अर्थात समाज के उत्थान के लिए बनाया गया एक नियम है। और अगर हमें रिजर्वेशन का अच्छे से प्रयोग करना है, बहुत इफेक्टिव वे में इसका प्रयोग करना है, तो हमें इसको केवल समाज को ध्यान में रख के ही चलाना होगा और लगातार इसमें सुधार करना होगा। आज भारत को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो गए, रिजर्वेशन भी है, पर उत्थान उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसका मेन रीजन क्या था कि हमने रिजर्वेशन का जो एक सोशल टूल था उसको हमने पॉलिटिकल यूज करना चालू कर दिया। रिजर्वेशन का हमने राजनीतिकरण कर दिया और चुनाव जीतने के लिए हम रिजर्वेशन को यूज करते हैं। तो हमने रिजर्वेशन का पॉलिटिकल यूज किया और उसका नकारात्मक प्रभाव आपको जातिवाद में मिलेगा, जातिवाद के रूप में मिलेगा। आपको उसका नकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं और उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। अभी हाल ही के समय में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कमेंट किया। तो इस बात को आप समझ में आ रहा है आपको कि रिजर्वेशन एक सोशल टूल है, लेकिन हम उसका जब पॉलिटिकल टूल यूज कर लेंगे, एज ए पॉलिटिकल टूल यूज कर लेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो वैसे ही इकोनॉमी जो है या जो हमारे रिसोर्स हैं उसको हमें इकोनॉमी के नियमों से चलाना होगा और इकोनॉमी के नियम से जब हम चलाएंगे तो फायदेमंद होगा। लेकिन उसका भी जब हम पॉलिटिकल यूज करेंगे, चुनाव के लिए यूज करेंगे तो समस्या होगी। इसका एक उदाहरण समझो ऐसे, जैसे मान लो सरकार के पास 1 लाख रुपए हैं। समझिए सरकार के पास 1 लाख रुपए हैं। अब अगर वो 1 लाख रुपए लोगों के बीच में बांट दे, है ना, जैसे मान लो लोगों के बीच में बांट दे, या ये हो सकता है कि 1 लाख रुपए का वो स्कूल खोल दे। तो आप बताओ कि 1 लाख रुपए स्कूल भी खोला जा सकता है और लोगों के बीच में भी बांटा जा सकता है। मान लो ये बात 1990 की है, तो आपको भी पता है कि चुनाव जीतने के लिए अच्छा होगा कि जब चुनाव आए तब भैया 1 लाख रुपए किसी तरह बांट देना। वो सब्सिडी के नाम पे हो सकता है, वो फ्री में अनाज के नाम हो सकता है, वो टीवी बांट दो फ्री में लैपटॉप बांट दो, फ्री में मोबाइल बांट दो, फ्री में लाइट दे दो, वो ऐसे कर दो। तो ऐसे खर्च करोगे, चुनाव जीत जाओगे, खुश। लेकिन ये राजनीतिकरण है, ये राजनीतिक प्रयोग है। लेकिन अगर आर्थिक रूप से आप देखो तो भाई लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी क्षमता बढ़ेगी और हर बच्चा शायद बाद में 1 लाख रुपए कमाने लगे। तो जब संसाधनों का आप राजनीतिक प्रयोग करते हो, लोक लुभावनवादी पे आधार पे प्रयोग करते हो, तो संसाधन बर्बाद होते हैं। अब एक दूसरा तरीका आप देखना, अब इनको ये बांटा जाएगा पैसा, जब बांटा जाएगा तो उससे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, यहां रिटर्न मिलेगा। अब मान लो सरकार ने ये पैसा उधार लेके बांटा हो तब, तो सरकार उधार के लिए फिर उसमें इंटरेस्ट भी पे करेगी। और यही हुआ 1990 के समय। अगर आप देखो तो हमारी सरकार के पास फिजिकल डेफिसिट 7.2% था, अर्थात बहुत ज्यादा उधार ले रखा था। और उसके पीछे रीजन यही था कि कहीं ना कहीं लोक लुभावनवाद, फिर उधार लिया, उधार जब आप लोगे और उसका सही जगह यूज नहीं करोगे तो इनकम तो कुछ होगी नहीं, फिर आप इंटरेस्ट कहां से पे करोगे, और इंटरेस्ट के लिए फिर से आपको लोन लेना पड़ेगा। और इस तरह एक ऐसा साइकिल बनता था जिसमें हम खुद ही डूबते जाते थे, जिसको हम विशियस साइकिल बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं थी। एक समस्या जो और हमने बताया वो बताया रेस टू बॉटम। सामान्यतः आप देखते होंगे कि लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, पर हमारे भारत में खुद को बेचारा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बेचारा बन गए, हम छोटे रह गए, तो हमें ज्यादा तरफ से रिसोर्स मिलेंगे,
हम हमेशा आश्रित होना पसंद करते हैं कि भाई आराम से रहो, रिसोर्स मिल जाए। जैसे मैंने आपको स्मॉल इंडस्ट्री का बताया कि स्मॉल इंडस्ट्री अपने आप को छोटा ही दिखाना चाहती थी, इसलिए क्योंकि रिसोर्स मिलेंगे। आज आप उसका सोसाइटी में भी इंपैक्ट इसका देखो कि कई ऐसे सामाजिक वर्ग हैं जो कहते हैं कि हमें ओबीसी बना दो, हमें पिछड़ा बना दो, हमें एससी बना दो। क्यों? क्योंकि हमें फ्री में चीजें मिलने लगे, हमें आराम से चीजें मिलने लगे। मेरी बात को पॉलिटिकल होके मत सुनना, उसको बिल्कुल न्यूट्रल होके सुनना। आज कई ऐसे स्टेट हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हमें पिछड़ा राज्य बना दो। तो अपने आप को जानबूझ के बेचारा बनाना केवल इसलिए कि बैठे बैठे हमें संसाधन मिलने लगे और हम खुद में कुछ सुधार ना करें। आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जितने स्टेट को हमने बेचारा समझा या जितना ज्यादा हमने उसको संसाधन दिए, वो उतना ही खराब होता चला गया। और एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे अच्छा लगता है, जापान। जापान ने खुद को कभी बेचारा नहीं समझा। जापान ने अपने अंदर की हमेशा क्षमताओं को विकसित किया और आज देखिए आप, वो विश्व की शक्ति के तौर पे उभरा। तो कहीं ना कहीं ये रेस टू बॉटम हमें कमजोर करता है, पर वास्तव में हमारा एटीट्यूड अगर ऐसा है हमारी सोसाइटी का, हमारे इकोनॉमी का, तो फिर उसका नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। और यही सब नुकसान हमने 1990 में भुगता। तो अर्थात हमने समझा कि हमने जो मॉडल बनाया था, वो मॉडल हमारा, हमने जो 1947 से 1955 का मॉडल बनाया, उसके हमने आपको बताया क्या था मॉडल, ये बताया। फिर हमने बताया कि उसका इंटेंशन क्या था। हमने बताया आपको कि मॉडल के तौर पे हमने 3 तरह के रिसोर्स बनाए थे, प्राइवेट के पास, पब्लिक के पास, और फिर हमने स्मॉल इंडस्ट्री बताया। हमने बताया कि इंटेंशन हमारा था क्या, इक्वलिटी, जस्टिस और सेल्फ रिलायंस। हमने बताया रिजल्ट कि कैसे क्वालिटी वाइज हमारी इकोनॉमी खराब हुई, क्वांटिटी वाइज हमारी इकोनॉमी खराब हुई। फिर हमने आपको बताया फीचर्स कि कैसे हमने जो पब्लिक सेक्टर को अपने रिसोर्स दिए थे, उसने कैसे उसका मिसयूज किया, प्राइवेट सेक्टर को कैसे मिसयूज करने को आप देख सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को, इस तरह पूरी इकोनॉमी का कैसे नुकसान हुआ। और इन्हीं सबसे जब हम मिले, फेस किया इन सब असफलताओं से, तो फिर हमने खुद को सुधारा और उसी को हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।